इस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है यार, वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है। इसका जो पीडीएफ है वो तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, वहाँ से तुम जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ यार, सुनना। पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। देखो यार, इंटेंसिव वो होती हैं जो होती है नॉन एडिटिव इन नेचर। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंटेंसिव है, जैसे कि वेपर प्रेशर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया और डेंसिटी हो गया। अब मैं समझाता हूँ कि नॉन एडिटिव का यहाँ पे मतलब है क्या। देखो यार, जैसे कि टेम्परेचर है, ठीक है, अब आपके पास दो बीकर हैं, ठीक है, एक में 70 डिग्री सेल्सियस है, एक में है 50 डिग्री सेल्सियस। अब मैं जब इन दोनों को साथ में रखूंगा, एक ही बीकर के अंदर डालूंगा दोनों चीज़ों को, तो भाई कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं यार 70 और 50 मिलकर अपना 120 हो जाएगा, बट नहीं यार, सिंस ये जो टेम्परेचर है ये एक नॉन एडिटिव इन नेचर है, तो दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तब दोनों का जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर को ऐड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एट द सेम टाइम अगर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप पकड़ लो वॉल्यूम, है ना भाई, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है? बिकॉज वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि इसमें 50 ml पानी है, इसके अंदर 70 ml पानी है, मैंने दोनों को मिलाया तो भाई कितना हो जाएगा, 120 ml हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यार, है ना। सो बेसिकली यही इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल है तुम्हें एज इट इज याद रखने हैं भाई, क्या क्या होते हैं। एच होता है हमारा एंथैल्पी, ई होता है इंटरनल एनर्जी, एम मास होता है, नंबर ऑफ मोल होते हैं, वॉल्यूम होता है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टोटल हीट कैपेसिटी होती है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, अभी हम नीचे पढ़ेंगे भी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, और एस होती है एंट्रोपी। ठीक है, सो बेसिकली आपको इन चीज़ों को याद रखना है, जो ये एक्सटेंसिव होती हैं एंड इंटेंसिव होती हैं, सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और क्या, कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है मेरे भाई स्पेसिफिक या फिर मोलर, अगर तुम्हें कहीं भी लिखा हुआ दिख गया स्पेसिफिक या फिर मोलर, देन इट मीन्स कि भाई वो एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगली बात क्या है कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि कोई चीज़ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है, मैं आपको बताऊंगा नीचे कि क्या होता है, बट एग्जाम्पल के लिए बताऊँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल, ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यार यहाँ पे डेल्टा यू है हमारा इंटरनल एनर्जी, क्यू है हमारा हीट, ठीक है, और डब्ल्यू है हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो क्यू है वो है हीट एब्जॉर्ब्ड। क्लियर, बढ़िया, आगे चलते हैं। थर्ड हमारा है हीट कैपेसिटी। देखो यार, हीट कैपेसिटी को हम लोग सी या फिर सी टी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे हम बोलते हैं सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे क्यू है हमारा हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, और टी है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या, कि सी तो ठीक है यार भैया, इसको मैं सी या फिर सी, इसको यार तो मैं सी बोलूंगा या फिर मैं इसको बोलूंगा सी टी, बट जब मैंने यहाँ पे आपको बोला सी एम, तो भाई सी एम क्या है भाई, कि इट इज़ हीट कैपेसिटी एट आई मीन इसको हम बोलते हैं बेसिकली सी एम को हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो हीट कैपेसिटी है ना भाई, सॉरी, आपका जो हीट कैपेसिटी है वो आपने सिर्फ एक मोल के लिए बोला है। ठीक है, तो भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्यू अपॉन डेल्टा टी है, बट अगर मैं बात कर रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी की, तो भाई नीचे आप एन से डिवाइड कर दोगे। एन हमारा क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा, सी एस हमारा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन डेल्टा टी तो है ही भैया इसके अंदर, बट नीचे हम लगा देंगे वेट। ठीक है, जहाँ पे भी स्पेसिफिक आएगा वहाँ पे हम नीचे वेट करेंगे, जहाँ पे भी मोलर आएगा वहाँ पे हम करेंगे नीचे मोल्स। सिंपल, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आपको इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो सी पी क्या होता है भाई, सी पी इज बेसिकली हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना भाई। अगर यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो भाई कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। अच्छा जी, तो भाई इसका कुछ नहीं होता भाई, जैसे हमारा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था क्यू अपॉन डेल्टा टी, भाई यहाँ पे मैं बोल दूंगा क्यू पी अपॉन डेल्टा टी। क्यू पी क्यों बोला, बिकॉज भाई पी का मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल, समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया। सीपीएम क्या है भाई, सीपीएम इज बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसे बोला बताता हूँ। देखो यार, सी का मतलब हीट कैपेसिटी है, एम का मतलब क्या हुआ, मोलर है, और पी मतलब क्या है भाई, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। समझ गए इस बात को, बढ़िया, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यार, अगर यहाँ पे सी पी लिखा हुआ है ना, तो यानी कि यहाँ पर तो क्यू पी आएगा ही आएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, राइट, और साथ में एम भी है ना। अगर एम है तो भाई मैं नीचे एन से डिवाइड करूंगा। कहाँ से गया मैंने यार, अरे देखो चेक कर लो यार, सी एम था तो भाई मैंने एन से डिवाइड करा था। सिमिलरली जैसे ही यहाँ पे सी एम आ गया है ना, वैसे ही मैंने एन से डिवाइड कर दिया। समझ गए इस चीज़ को, बहुत बढ़िया। सी पी एस क्या होता है भाई, सॉरी, सी पी एस इक्वल टू क्यू पी अपॉन वेट अपॉन डेल्टा टी। ये कैसे हुआ समझाता हूँ। सी पी एस हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैसे हो गया, अरे भैया मैंने एस लिखा ना यहाँ पे यार, एस इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। भैया कांस्टेंट प्रेशर कैसे बोल दिया आपने, जरा समझना। पी लिखा हुआ है ना भाई, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर है। सिंपल, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी पी एस इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन वेट इनटू डेल्टा टी। अच्छा जी, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है इसलिए यहाँ पे वेट आया, इतनी बात समझ में आती है। ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ाई, देखो मैंने ऊपर पढ़ाई है, चेक करो, जहाँ पे ऐसा आता है वहाँ पे आता है वेट। सिंपल, अच्छा, और जैसे ही यहाँ पे मेरे भाई पी आया है ना, पी का मतलब क्या है कि भाई मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू पी।
ठीक है। अच्छा, आपको इन फॉर्मूलाज को याद रखना है बिकॉज जो आपके PYQs हैं वो डायरेक्टली इनसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। CV क्या होता है भाई? CV इज बेसिकली हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे मेरे भाई CP हमारा क्या आता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। वैसे ही हमारा CV क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QV अपॉन डेल्टा टी। बढ़िया। अब मैं बोल दूंगा आपसे कि नहीं यार मेरे को तो ना CV नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए CVM, तो आप समझ जाओगे। मैंने कहा ठीक है यार, CV का मतलब क्या हो जाएगा? QV। हाँ जी, अगर साथ में M लगा हुआ है तो M का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे आप N से डिवाइड कर दोगे, N डेल्टा टी। समझ गए छोटी छोटी सी बातों को, है ना? आपको रटना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस समझ लो, है ना? बाकी तुम कर लोगे यार। अब सुनो, CVS क्या है भाई? CVS इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे बातें देख के समझ में आती है ना? बिकॉज जो V है, V का मतलब क्या है भाई? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। और S का मतलब क्या है कि भाई स्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक S का मतलब क्या है कि नीचे आपका वेट आ जाएगा। समझ में बात को आ रहा है भाई? कहीं भी स्पेसिफिक आ रहा है, नीचे वेट आ रहा है, चेक करो स्पेसिफिक वेट, है ना? और चेक कर लो स्पेसिफिक वेट। क्लियर है? सुंदर है, बहुत बढ़िया। अब सुनना, देखो यहाँ तक तो अपनी क्रोनोलॉजी सही थी। अब और आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये 5 फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से याद रखना। क्या क्या है? CP माइनस CV इक्वल्स टू R। जैसे कि देखो समझना, हम लोगों ने बात करी थी ना, देखो ये रहा CP, है ना? और हमारा ये रहा CV। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा भाई तो हमारा आता है क्या? R। ठीक है। ऐसे ही CT इक्वल्स टू NCM, और वही बराबर होता है वेट इंटू CS। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए CT जो था, है ना, उसको मैं बोलता हूँ हीट कैपेसिटी। CM को मैं बोलता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि भाई एक मोल के लिए डिफाइंड है, राइट? अगर ये एक मोल के लिए डिफाइंड है तो अगर मैं इसको एक मोल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो भाई वो CT के बराबर हो जाएगा, राइट? तो मैं ऐसे इन चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, ये क्या है भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना? इसे हम नीचे वेट से डिवाइड करते थे, है ना? भाई अगर मैंने ऊपर वेट डाल दिया तो भाई वेट से वेट कट जाएगा, है ना? तो भाई जो CS हो जाएगा, WT इंटू CS हो जाएगा, वो CT के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें इन चीज़ों को एज इट इज़ याद रखना है, डायरेक्ट सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। बढ़िया। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है क्या कि जस्ट लर्न, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इसको याद रखना है। ठीक है, बढ़िया। L क्या है? सॉरी, हाँ, हमारा L क्या है? डेल्टा H इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। ठीक है। अच्छा, अब मैं डेल्टा H को क्या लिख सकता हूँ? QP। इन चीज़ों को एज इट इज याद रखो। बढ़िया। डेल्टा U को मैं क्या लिख सकता हूँ? NCP डेल्टा T। देखो यार, डेल्टा H है तो NCP आ रहा है यहाँ पे, और डेल्टा U है तो यहाँ पे NCV आ रहा है ना? बाकी दोनों में डेल्टा T तो है ही। बढ़िया। डेल्टा U को मैं बोलता हूँ QV और डेल्टा H को मैं बोलता हूँ QP। ठीक है, बढ़िया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि डेल्टा H और डेल्टा U के अंदर भी एक रिलेशन है। वो क्या है? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा NG का मतलब क्या है भाई? डेल्टा NG इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट साइड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ, तो मैं एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है जी। अब कोई बच्चा बोलते कि नहीं यार भैया मेरे को ना इसमें डेल्टा NG निकाल के बताओ। निकाल देंगे। देखो यार, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड में गैस के मॉलिक्यूल कितने, मोल कितने हैं? यहाँ पे मैंने बोला 2 हैं, ठीक है। माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं? 3 और 1 4, यानी कि अपना आंसर यहाँ पे डेल्टा NG का क्या हो जाएगा? 2 - 4 इक्वल्स टू -2। समझ गए छोटी छोटी सी बातों को? बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आपसे आगे बात करता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। देखो यार, पहली बात, जहाँ पर भी आपकी हीट 0 होती है मैं उसको बोलता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? हीट मतलब Q इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बहुत सुंदर। अब देखो, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है क्या कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, है ना? अरे भाई कहाँ पढ़ाई थी? अरे मेरे भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ाई थी, आई पढ़ाई है मैंने, है ना? अच्छा, अब अगर यहाँ पे Q0 होता है ना, तो भाई मैं इसको तो 0 बोल दूँ, यानी कि डेल्टा U इक्वल टू W। चलो चेक कर लो, है ना? भाई वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा U। चेक कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पे हम आ सकते हैं सिंपली। अच्छा जी, अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी है एज इट। देखो यार, अगर कभी भी तुमसे बोल दिया कि भैया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्या बोल रहा हूँ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है ना? तो आपको क्या करना है, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, एक चीज़ याद रखनी है, और T इंटू V की पावर y-1 कॉन्स्टेंट होता है, मतलब y इन द सेंस कि यहाँ पे गामा -1 कॉन्स्टेंट होता है। और एक और चीज़ कि P की पावर 1 - गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर आप एक चीज़ इसको याद रख लोगे, है ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ से यहाँ कैसे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि PV इक्वल्स टू NRT होता है, मैंने कहा हाँ जी होता है। यहाँ से मैं P को लिख सकता हूँ NRT अपॉन V, है ना? यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ तो इट्स लाइक NRT अपॉन क्या बोलते हैं हमारा V, राइट? अच्छा, और यहाँ पे हमारा V तो ऐसे है ही, राइट, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब देखो समझना, N R और T तो भाई हमारे कॉन्स्टेंट है ही। अरे हाँ ना बोलो भाई, N R सॉरी हमारा N
और आर तो कांस्टेंट है ना, यानी कि मैं इसको एक नया कांस्टेंट बोल दूँ, ठीक है। सो बेसिकली मेरा क्या होगा यहाँ पे, टी तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये और ये जब मिलेंगे तो भाई वी की पावर वाई माइनस वन हो जाएगा भाई, एन आर हमारे कांस्टेंट है, यानी कि ये एक नए कांस्टेंट बन जाएंगे। समझ आ रही है बातें, है ना। तो तुम यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो, बट मैं तुम्हें फिर से बोल दूँ, तुम्हें इन चीज़ों को एज इट इज याद रखना है, तुम्हारे लिए अच्छी बात है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब देखो ये वाली बात समझ गए तुम कि कैसे कैसे करना है ना। अब इस चीज़ को तुम ऐसे भी कर सकते हो, याद है ना, तुम्हें इन तीनों चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जरा समझना। देखो तुम्हें बेसिकली गैसेस दिए हुए होंगे, है ना, गैसेस दिए होंगे और तुमसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा, या फिर तुमसे सीवी पूछेगा, या फिर तुमसे सीपी पूछेगा, या फिर तुमसे वाई पूछेगा, ठीक है। समझाता हूँ, आराम आराम से समझते जाना। देखो यार, अगर तुम्हारे पास कोई मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का मतलब क्या है, हाइड्रो आई मीन हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। इस टाइप की अगर कोई गैस है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर ये एक रिविजन वीडियो नहीं होती तो मैं तुम्हें हर एक चीज़ दिखाता कि कैसे कैसे, बट ये रिविजन वीडियो है, तुम्हें एज इट इज याद रखना है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, ठीक है। अच्छा, डायटोमिक गैस या फिर ट्राई एटॉमिक लीनियर, जैसे कि ट्राई एटॉमिक लीनियर में हमारा कौन सा हो गया, CO2। अरे भाई CO2 एक लीनियर गैस है, नहीं है, हाँ ना, बोलो, है ना। या फिर तुम डायटोमिक में बोल सकते हो H2, है ना। ऐसे अगर तुम्हारे पास इन दोनों में से कोई भी टाइप की गैस है ना, तो भाई उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, ठीक है। और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है, जैसे कि SO2, है ना। SO2 हमारे पास नॉन लीनियर होती है, राइट। मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ाई हैं, अरे मेरे भाई केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाई हुई है, ऐसा मत बोला कि नहीं पढ़ाई, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा होता है ट्राई एटॉमिक के लिए 6, ठीक है। अब सुनो CV का भाई फॉर्मूला तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, FR/2, क्या बोल रहा हूँ, FR/2, बड़ा सिंपल है, 3R/2। तो भाई CV मेरा क्या हो गया इसके लिए, 3R/2। सिमिलरली यहाँ पे मैं 5 मतलब F को जब मैं 5 पुट करूँगा तो मेरा आ जाएगा 5R/2, ठीक है। तो मेरा बेसिकली जो डायटोमिक या फिर ट्राइटोमिक लीनियर के लिए जो CV है वो होता है 5R/2, ठीक है। अच्छा, और फिर से सिमिलरली आप F की जगह पे 6 जब पुट करोगे इसके अंदर, है ना, तो आपको मिल जाएगा 6R/2। ये देखो 6R/2 आ गया, ठीक है। अब सुनो, CP इक्वल्स टू CV+R, ये मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाया हुआ है, जरा दिखाता हूँ तुम्हें, इधर आओ मेरे दोस्त, ये देखो CP माना CV इक्वल्स टू R, यानी कि CP इक्वल्स टू CV+R, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि CP इक्वल्स टू CV+R, है ना। इसके अंदर एक R जोड़ोगे तो भाई तुम्हारा 5R/2 आ जाएगा। इसके अंदर जब तुम एक R जोड़ोगे तब 7R/2 आ जाएगा, और इसके अंदर जब तुम एक R जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा 8R/2, ठीक है। तुम्हें इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, समझ गए बातों को। अच्छा, Y क्या होता है, Y इज बेसिकली CP/CV, मतलब दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, मतलब कि जब भी तुम 5R/2 डिवाइड बाई 3R/2 करोगे तो भाई 5/3 आ जाएगा। सिमिलरली दिस डिवाइड बाई दिस विल गिव यू 7/5 एंड दिस वन डिवाइड बाई दिस वन विल गिव यू 8/6, सिंपल, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख सकते हो, है ना। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखो कि अलग अलग एसिड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बाकी तुम ये और ये निकाल सकते हो खुद ही, राइट। चलो बढ़िया, बाकी तुम्हें ये फॉर्मूला वाला फॉर्मूला याद रखना ही है ना, जिससे कि तुम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा पाओ, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। अब देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहीं से बनते हैं, तो समझना। कुछ प्रोसेसेस बता रहा हूँ, उनके अंदर जो वर्क डन है तुम्हें एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। उनके अंदर जो ΔU है एज इट इज़ याद रखो, ΔH है एज इट इज़ याद रखो, और जो Q है उनको एज इट इज़ याद रखना, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि आइसोथर्मल मतलब कि ΔT तुम्हारा 0 है ना, ΔT तुम्हारा क्या है, सुनते जाना, ΔT इक्वल टू 0, ठीक है। अब सुनो, वर्क हम कैसे बोलते हैं, वर्क इक्वल टू -nRT ln V2/V1, या फिर -nRT ln P1/P2, ठीक है, एज इट इज याद रखना है। ΔU हमारा 0 होता है, ΔH मेरा 0 होता है, Q मेरा क्या हो जाता है, Q इक्वल टू -1, ठीक है, बढ़िया। अगर मेरा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आ गया तो क्या होगा भाई, सिंपल, कुछ नहीं है। जब भी तुम्हारा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा, तुम्हारा वर्क का जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा -P एक्सटर्नल ΔV, ठीक है। मैं तुम्हें पहले बता दूं कि वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही होता है कि -P एक्सटर्नल ΔV, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है अभी हम आगे काफ़ी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब सुनना, -P एक्सटर्नल तो आ ही गया, ΔV को मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT/P2 -nRT/P1, ठीक है। और तुम्हें इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क कैसे याद रखना है, इन दोनों फॉर्मूला की मदद से, ठीक है, समझ गए। अच्छा, क्या भैया मुझे ये वाली बात रटी होनी चाहिए, नहीं यार, अगर तेरे को ये वाली बात प्लीज समझ में आती है ना तो भी तेरा काम बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया। मेरे को भी ये वाली चीज़ अभी तक याद नहीं है, ठीक है, बट मेरा काम बनता जाता है हर बार इसी चीज़ से, ठीक है। अच्छा, ΔU मेरा 0 है, ΔH मेरा 0 है, और Q मेरा -W के बराबर है ना, बढ़िया। अब देखो यार, अगर आइसोबारिक है, आइसोबारिक समझते हो भाई, आइसोबारिक मतलब भैया मेरा ΔP 0 है, ΔP 0 है, इसका मतलब क्या है भाई कि
वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना। मैंने आपको आई बताया कि ये एक बेसिक इसका वर्क का क्या बोलते हैं हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। सो बेसिकली वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। अब पी एक्सटर्नल तो मैंने एवरेज डाल दिया, अब डेल्टा वी की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, एन आर टी टू अपॉन पी, अच्छा जी, माइनस एन आर टी वन अपॉन पी। समझ गए इस बात को, है ना। अच्छा ये वाली बात तुम्हें और समझ में आ सकती है कि आइसोथर्मल है अगर, है ना, तो डेल्टा टी मेरा जीरो है ना, इसलिए मैं यहाँ पे टी और टी दोनों बार सेम रख रहा हूँ। बट अगर आइसोबारिक की बात करूँ तो भाई इसमें तो टी मेरा डिफरेंट है ना। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, T2 और T1 डाल रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक तुम्हें ये वाली छोटी छोटी सी बातें समझ में आती होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो डेल्टा यू तुम्हारा क्यू भी है, एज इट इज याद रखो इन चीज़ों को, है ना। तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ठीक है, बस तुम्हें बोल देगा कि नहीं भैया एक आइसोबैरिक है, बता बेटा डेल्टा यू का क्या बोलते हैं हमारा वैल्यू क्या है, ठीक है, और तुम्हें क्यू वी का तुम्हें वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए एग्जैक्ट और टू द पॉइंट, ठीक है। डेल्टा यू मेरा हो गया क्यू वी, डेल्टा एच होता है मेरा क्यू पी, और क्यू बना होता है क्यू पी, ठीक है। आई होप कि तुम्हें क्यू वी और क्यू पी याद है कि क्या क्या होता है। दिखा दूँ कहाँ पे मैंने पढ़ाया तुम्हें अभी कहाँ गया क्यू वी और क्यू पी हमारा, ये देखो क्यू वी और क्यू पी, समझ गए। कहीं तुमसे बोल दिया कि क्यू पी की वैल्यू क्या होती है, भाई ये होती है क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, सिंपल, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें अभी जब पी वाई क्यू हैक कराऊंगा सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना, मज़ेदार। चलो आगे चलते हैं। आइसोबारिक हो गया, हाँ। अब देखो यार आइसोकोरिक की बात करते हैं। आइसोकोरिक का मतलब क्या है कि मेरा यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा तो भाई अगर डेल्टा वी जीरो हो गया यानी कि यहाँ पे जीरो हो गया, तो भाई मेरा वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा जीरो, सिंपल, ठीक है। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इज क्यू वी, है ना। डेल्टा एच क्या है क्यू पी, और क्यू मेरा हो जाएगा क्यू वी, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम्हें एज इट इज तुम इन चीज़ों को याद रख पाओगे ना, मजा आएगा। अच्छा ये मैं क्यू वी और क्यू पी वगैरह ये कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ये भी तुम समझ लो, है ना। देखो आइसो कोरिक है, कोरिक मतलब डेल्टा वी, है ना। अब भाई अगर वी जो है कॉन्स्टेंट है यानी कि मेरा जो डेल्टा यू है वो मतलब क्यू वी हो जाएगा। अरे क्यों हो जाएगा, अरे मेरे भाई जब भी कुछ चीज़ कॉन्स्टेंट होती थी, ज़रा ज़रा दिखाता हूँ तुम्हें, देखो यार कहाँ गया, हाँ, जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो हम उसको क्या बोलते थे भाई, क्यूपी। जरा चेक कर लो यार, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है अपन बोलते हैं क्यूपी, है ना। ऐसे ही अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो अपन बोलते हैं क्यूवी, सिंपल। चलो बढ़िया आगे चलते हैं, है ना। मतलब तुम्हें ऑल इन ऑल अगर मैं तुमसे एक ही वर्ड में बोलूँ, एक ही सेंटेंस में बोलूँ, तो तुम्हें इस चीज़ को ना एज इट इज याद रखना है, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, आगे चलते हैं अपन। एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पहली बात क्या, तुम्हारा क्यू जीरो हो जाएगा, है ना। तो भाई वर्क डन हमारा निकलता है एन आर डेल्टा टी अपॉन वाई माइनस वन से, ठीक है। एक तो तुम्हारी ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि वर्क इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखो। अच्छा डेल्टा यू हमारा यहाँ पे हो जाता है क्यू वी, डेल्टा एच हमारा हो जाता है क्यू पी, और हमारा जो क्यू है यहाँ पे जीरो रहता है। अरे बेटा जीरो क्यों हो रहा है, अरे भाई एडियाबैटिक है ना इसलिए क्यू जीरो हो रहा है, सिंपल, ठीक है। अच्छा ऐसा भी तुम सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर क्यू जीरो है तो क्यू वी और क्यू पी एग्जिस्ट भी कैसे कर रहे हैं यार। आप एक बात समझो कि जो क्यू वी है, क्यू वी के क्या बोलते हैं फॉर्मूला के अंदर कहीं पे भी क्यू का जिक्र नहीं है। जरा दिखाऊं क्यू वी का फॉर्मूला कहाँ गया, ये दे रहा हूँ। क्यू वी हमारा क्यू वी कहाँ है, देखो सॉरी क्यू वी, देखो क्यू वी का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। क्यू वी हमारा होता है एन सी वी डेल्टा टी, है ना। यानी कि इसके अंदर कहीं भी क्यू का कोई जिक्र नहीं है। क्यू एंड क्यू वी आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा आगे चलते हैं। हमारा हाँ ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, सिंपल सा था, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें एवरेज याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर तुम्हारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम्हें पी वर्सेज वी का तुम्हें ग्राफ दे दिया है ना, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, और ये साइकिल कैसे चल रही है समझना ज़रा। इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम हेयर एंड हेयर, मतलब ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा तो भाई तुम्हारा जो वर्क डन होगा तुम कैसे निकालोगे, एरिया एंड पी वी ग्राफ, है ना, कि ये जो स्क्वायर है ना जितना एरिया बना रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा वर्क, ठीक है। अभी जब मैं तुम्हें पी वाई यूज़ कराऊंगा मज़ा आने वाला है तुम्हें, ठीक है। अच्छा छोटी सी बात और कि अगर तुम्हारा ये जो एरिया है अगर तुमने लिया क्लॉकवाइज, है ना, तो भाई तुम्हारा वर्क आएगा नेगेटिव, और अगर तुमने एंटी क्लॉकवाइज एरिया लिया तो तुम्हारा वर्क आएगा पॉजिटिव, सही है, समझ गए। अच्छा तुम्हारा साइकिल प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू तुम्हारा हो जाएगा, जीरो, डेल्टा एच मेरा हो जाएगा जीरो, और ध्यान से क्यू मेरा हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के बराबर। समझ गए इन चीज़ों को यार। कोई बच्चा बोल दे कि नहीं यार एक साइक्लिक प्रोसेस है तुम्हें ये चीज़ दे दे, है ना, और तुमसे पूछ ले कि बता बेटा इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब कितना है, तुम सोचोगे अरे भाई क्या था भाई, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ध्यान रखना क्या कि क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तुम बस यहाँ से इस ग्राफ के अंदर से तुम उसका वर्क निकालोगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा क्यू आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे सवाल आए हुए हैं इसलिए वो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर। एक चीज़ और है लास्ट, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखो भाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस
का एक क्या बोलते हैं इक्वेशन होता है, वो क्या होता है पी की पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, पी की पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन x माइनस 1, या फिर एक और तरीका है NR डेल्टा टी अपॉन x माइनस 1, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, कैसे एक ही हैं ये भी समझ लो। PV इक्वल्स NRT होता है, अरे हाँ ना बोलो फटाफट से, है ना, NRT है ना भाई, यहाँ पे PV है, मैंने कहा हाँ भाई यहाँ तो PV है, यानी कि अगर PV NRT के बराबर है तो बेसिकली इस PV को हटा के मैं NRT डेल्टा टी नहीं लिख सकता हूँ यार, समझ रहे हो यार, है ना, सिंपल सा है। मतलब आप एक क्रोनोलॉजी से याद रख सकते हो, है ना, कि अगर यहाँ पे ऊपर PV है तो वो नीचे NR डेल्टा टी आएगा दूसरे वाले क्या बोलते हैं फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, अगर तुम इस लॉजिक को समझ पाते हो, ठीक है। डेल्टा यू मेरा आ जाएगा QV, डेल्टा एच मेरा QB आ जाएगा, क्यों आ जाएगा वो भी समझ लो, देखो मतलब सिंपल आ जाएगा, बिकॉज डेल्टा यू होता ही क्या है भाई, डेल्टा यू हमारा QV होता है और डेल्टा एच हमारा QP होता ही है। कहाँ लिखा है, इधर और दिखा देता हूँ यार दोस्त, ये देखो डेल्टा QB मेरा डेल्टा एच होता है और QV हमारा होता है डेल्टा यू, समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे चलो, कहाँ गए, हाँ Q हमारा यहाँ पे हो जाएगा Q इक्वल टू NC डेल्टा टी। ध्यान रखना यहाँ पे जो C है उस C को हमें निकालने का एक तरीका है, वो क्या है CV प्लस R अपन 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसको अच्छे से रट लो, ठीक है। देखो आई नो कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बट आई होप कि तुम कर सकते हो, है ना, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है कि तुम बस फॉर्मूलाज अगर रट के चले जाओगे ना, तुम्हारा हर एक क्वेश्चन सही होने वाला है ना, बढ़िया। बाकी मैं तुम्हें PYQ हैक कराऊंगा, डरो मत, ठीक है। चलो एक छोटी सी बात और PYQ में पूछा गया, सुनना, अगर भाई कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई फ्री एक्सपेंशन है, भाई फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारे पास ये एक बीकर है, मैंने कहा हाँ जी है, इसके अंदर यहाँ पे भाई है वैक्यूम, ठीक है, भाई ये है एक पिस्टन, ठीक है, यहाँ पे भाई मैं एक P एक्सटर्नल लगा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक वैक्यूम है और भाई फ्री एक्सपेंशन है, जब भी ये दोनों चीज़ें साथ में तुम्हें देखेंगी भाई, तुम्हें तुरंत बोलना है क्या, डेल्टा U0 है, डेल्टा Q0 है और W0 है ना। मतलब अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कुछ नहीं करना है, कहीं भी फ्री एक्सपेंशन दिख रहा है या फिर कहीं भी लिखा हुआ दिख रहा है वैक्यूम, तुरंत बोलो भाई ये तीनों चीज़ें हैं, बात खत्म, समझ गए, है ना। अभी मैं तुम्हें PYQ कराऊंगा, समझ में आएगा। आगे चलते हैं। सेवन्थ क्या भाई, एंट्रोपी के बारे में, सॉरी हाँ, सेवन्थ हमारा एंट्रोपी को हम बोलते हैं S, ठीक है। S का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, Q रिवर्सिबल अपॉन T, है ना, यानी कि हीट एब्जॉर्ब इन रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन T, सिंपल। अच्छा ये तो है S का। अब डेल्टा S के दो फॉर्मूले हैं, ध्यान से समझना, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। देखो यार, तुम अगर इन दो फॉर्मूले को याद कर लेते हो ना, तुम्हारे नीचे वाले जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं तुम्हें एज इट इज अपने आप याद कराऊंगा, डरना नहीं है, कर देंगे, है ना। इस चीज़ को एज इट इज याद रखना। और डेल्टा एस इक्वल्स टू NCV, मतलब यहाँ से उठाओ, इसको यहाँ पे कॉपी मार दो, ये और ये दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है, ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना, यहाँ से उठा के यहाँ तक ये सेम ही है, बट ऊपर V2 है तो भाई ऊपर यहाँ P1 कर दो, यहाँ V1 है तो भाई यहाँ पे P2 कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो इन दोनों को तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। अब सुनो जो तुमसे PYQ पूछा जाता है ना, वो तुम्हें बोलेगा कि भैया एंट्रोपी बताओ, अगर तुम्हारा जो प्रोसेस है वो अगर आइसोबैरिक है, मैंने कहा कर देंगे यार, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है मेरे भाई, तो डेल्टा भी मेरा क्या हो जाएगा 0, है ना। डेल्टा भी मेरा जैसे ही 0 हुआ मेरे भाई, मेरी ये वाली चीज़ को खत्म, यानी कि डेल्टा एस इक्वल टू NCV ln T2/T1, चेक कर, मैंने ये लिखा हुआ है, समझ गए। अच्छा और देखते हैं, समझ में आएगा। आइसोकोरिक है अगर, है ना, तुमसे बोल दिया कि नहीं भैया एंट्रोपी बताओ, अगर जो तेरा प्रोसेस है अगर वो आइसोकोरिक है, मैंने कर देंगे यार, डेल्टा V इक्वल टू 0, यानी कि इसको हटाओ, अपना डेल्टा एस इक्वल टू NCV ln T2/T1, ठीक है, चेक कर लो, यही आया है, सिंपल। अच्छा आइसोथर्मल है अगर तो डेल्टा T 0 होगा। अब सुनना दो फॉर्मूले आ जाएंगे, क्यों, देखो अगर डेल्टा T 0 है यानी कि ये भी 0 और ये भी 0, है ना, यानी कि डेल्टा एस इक्वल्स टू दिस ऑल्सो एंड डेल्टा एस इक्वल्स टू दिस ऑल्सो। क्या मैंने अभी यहाँ पे डेल्टा T बोल दिया, सॉरी फिर से बोल देता हूँ, डेल्टा एस इक्वल्स टू दिस एंड डेल्टा एस इक्वल्स टू दिस, दोनों चीज़ें ही वैलिड होंगी, है ना, इसलिए यहाँ पे इसके दो फॉर्मूलेज हैं, समझ गए चीज़ों को, है ना। मतलब बस इनको याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। आगे चलो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू QREV अपॉन T, है ना, ये तो होता ही है। बट आप एक समझो कि एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सुनते जाना, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, Q इक्वल टू 0, है ना, यानी भाई मेरे यहाँ पे 0 हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा बट यहाँ पे एक कैच है, क्या, अगर मेरे भाई इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो यहाँ पे आप Q इक्वल टू 0 एज इट इज नहीं लगा सकते, ना। अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक आ गया तो भाई तुम्हें ये 3 फॉर्मूले लगाने हैं। ये 3 फॉर्मूले कहाँ पढ़ाए हैं, अरे भाई यही वाले 3 फॉर्मूले हैं यार, यही वाले 3 फॉर्मूले, समझ गए इन चीज़ों को, आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब देखो यार 8th है मेरा एंट्रोपी इन फेज ट्रांजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। देखो यार एंट्रोपी का तुम्हें बेसिक फॉर्मूला आता है,
सो अभी मैं बताऊंगा फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या है, बट समझो एंट्रोपी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, अब देखो यार फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि अगर कुछ चीज़ सॉलिड से लिक्विड जा रही है, लिक्विड से गैस जा रही है वगैरह वगैरह, है ना। तो ज़रा समझते हैं। पहला है मेरा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि जब भी सॉलिड से आपका लिक्विड होता है ना, हम उसको बोलते हैं कि भाई फ्यूजन हो रहा है, राइट। सो समझना एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कैसे करते हैं। देखो यार, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज बेसिकली डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टी एम। यहाँ पे टी एम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक तुम्हारे पास बर्फ का गोला, भाई बर्फ का गोला भाई पानी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो भाई उसके लिए हम बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है वो कितनी है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन टी एम। टी एम मेरा भाई यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, समझ गए, मतलब यानी कि बर्फ का गोला मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, बी है हमारा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे तुमने पानी को गैस पे उबाल दिया है ना, यानी कि वो लिक्विड से गैस बन गया, राइट। सो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन को हम बोलते हैं डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टी पी। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, और टी बी हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, सिंपल। अच्छा, और आगे बात करते हैं। सी क्या है, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है भाई, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया। जैसे कि अगर मैंने कैसे बोल सकते हैं आप लोग, मतलब कुछ अगर ऐसा हुआ कि भाई सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, है ना, सो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन होती है हीट ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टी एस। ठीक है, यहाँ पे टी एस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। समझ गए इन चीज़ों को, बहुत बढ़िया, है ना। सो बेसिकली यस, दिस वाज इट अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ठीक है, अब मैंने तुम्हें इतना ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि अब तुम इसके पीवाईक्यूज करने के लिए रेडी हो। बस तुम्हें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि यार इन पीवाईक्यूज को करना कैसे है। ठीक है, अब वो तुम्हें समझ में कैसे आएगा, मैं तुम्हें कराऊंगा यार, है ना। पीवाईक्यू हैक का सेशन या तो कल, है ना, या फिर इसका भाई परसों तक 100% तो आ ही जाएगा भाई। हर एक सवाल अपन कर देंगे, थर्मोडायनेमिक्स का मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, अप्रैल टाइम के अंदर जो तुम्हारे 4 से 8 मार्क्स आ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से, भाई हम लोग उनको इंश्योर कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।